हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज है 24 अक्टूबर 2020। तो आइए देखते हैं 24 अक्टूबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी। तो यह राज्य है जम्मू कश्मीर। ये राज्य है आपको जम्मू कश्मीर राज्य है जिसे दिया गया है। तो कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले भारत का एक राज्य है, जो जहां पर उसका अलग संविधान था, अलग उसके विधायिका था, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा बनाए गए बहुत से कानून वहां पे नहीं लागू होती थी। जैसे पंचायती राज अधिनियम में जब संशोधन किया गया, 73वीं संवैधानिक संशोधन, 73वीं संवैधानिक जब संशोधन किया गया, इसमें प्रावधान किया गया, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है कि अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू करे कि नहीं लागू करे। लेकिन 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा कहा गया कि हर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाए, लागू किया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर के संबंध में जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 था, उसमें संशोधन करके और यहाँ पर भी पंचायती राज अधिनियम यानी पंचायती राज का जो 3 स्तरीय मॉडल है उसको लागू करने की बात कही गई। क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था और 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यानी 31 अक्टूबर 2019 को इसे क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश दिया गया। इस तरह पंचायती राज व्यवस्था को पुनः 3 स्तरीय लागू करने की बात कही गई है। कहां? तो जम्मू कश्मीर में। यहां से और पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, पंचायती राज की चर्चा आपके संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पहली बार राजस्थान के नागौर में शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। यानी महात्मा गांधी के जयंती पर ही शुरू किया गया था। राजस्थान के नागौर से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। 1957 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय समिति का गठन किया गया। और बलवंत राय समिति का गठन किया गया 1957 ईस्वी में। और इसी के सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। यानी त्रिस्तरीय, यानी हमारी पंचायती राज व्यवस्था का मॉडल कैसा है? तो त्रिस्तरीय मॉडल जो दिए बलवंत राय, तो उन्हीं पर ये इसी मॉडल को लागू किया गया 3 स्तरीय। याद रखें, बलवंत राय मेहता इनका नाम था, पूरा इन्हीं की कमेटी थी। तो बलवंत राय मेहता में भी 3 है और ये 3 स्तरीय मॉडल दिए थे। यानी ग्राम स्तर पर आपको ग्राम स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत है। और आपको ब्लॉक स्तर पर आपको पंचायत समिति, याद रखेंगे, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। और जिला स्तर पर आपको जिला परिषद। तो ये 3 तरह का है आपको, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ये 3 स्तर पर उन्होंने दिया था, बलवंत राय मेहता ने दिया था। और इनके द्वारा दिए गए समिति को ही हम लोग बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं, जिसे उन्होंने दिया था कब? 1957 ईस्वी को। उसके बाद ही राजस्थान के नागौर में ये 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी तक हुआ, शुरू हुआ। और इस साल आपको ये पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में 3 स्तरीय मॉडल लागू करने की बात कही गई है हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत ने किस राज्य ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का 10वां और अंतिम सफल परीक्षण किया गया है? यानी 10वां और अंतिम सफल परीक्षण किया गया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो नाग है। यानी कहने का मतलब ये अंतिम सफल परीक्षण हो गया, इसके बाद आपको सेना में इसे शामिल कर लिया जाएगा। तो
ये जो मिसाइल है इसे डीआरडीओ ने बनाया है, यानी डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसे बनाया है। यानी इसे कौन बनाया है? डीआरडीओ, एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की जो संस्था है, तो इसके द्वारा बनाया गया है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसे नाग जैसे मिसाइलों का भी आपको बनाया गया है। इसके द्वारा डीआरडीओ के द्वारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये 5 तरह के मिसाइल डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसको याद रखेंगे पाटना, क्या याद रखेंगे? पाटना से याद रखेंगे कि पृथ्वी जो मिसाइल है ये आपको नाग डीआरडीओ ने ही बनाया है। उसके अलावा अग्नि मिसाइल जो है इसी के द्वारा बनाया गया है, और त्रिशूल मिसाइल जो डेवलपमेंट किया जा रहा है इसी के द्वारा, और अभी नाम सुन रहे हैं नाग, और एक है आपको आकाश। तो ये 5 मिसाइल है, इसको याद रखेंगे। किसके तहत विकास इसका किया जा रहा है? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन में ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मिसाइल नहीं आता है, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है आपको। तो नाग जो है एक एंटी टैंक मिसाइल है जो 4 से 7 किलोमीटर का रेंज है। ये टैंक को मारने में सक्षम मिसाइल है, यानी टैंक जो मिसाइल होता है उसे मारने में सक्षम है। ये राजस्थान के पोखरण में इसका परीक्षण किया गया है। राजस्थान के पोखरण में इसका क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है, और पोखरण में ही भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी पोखरण में किया गया था, और दूसरा परमाणु परीक्षण जब 1998 में हुआ था तो पोखरण में ही परमाणु परीक्षण किया गया था। देखिए जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो नाग, यह जमीन पर भी मार कर सकती है। यानी कहने का मतलब अपने सामने कोई भी टैंक अगर उधर दिखाई दे रहा है तो यहां से ये उसे सीधा निशाना कर सकता है। उसके बाद इसे कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, नियंत्रण करने की नहीं है, इसलिए इसे दागो और भूल जाओ, दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से भी जानते हैं, दागो और भूल जाओ। तो यह मिसाइल सतह से सतह मार कर सकती है, यानी सतह से आपको ये टैंक से उसको छोड़ा जा सकता है, दूसरे टैंक को निशाना बना के उसे मार सकता है। इसके अलावा इसे हवा में भी किया जा सकता है, यानी हेलीकॉप्टर से ऊपर से नीचे भी गिरा के किसी भी टैंक को मारा जा सकता है। तो ऊपर से है 7 किलोमीटर रेंज तक मार सकता है, और यहाँ नीचे जमीन से जमीन ये 4 किलोमीटर है। तो इसको याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना लॉन्च किया? देखिए जिस प्रश्न में अगर आपको YSR लगा रहे तो याद रखिएगा YSR कांग्रेस की सरकार है आंध्र प्रदेश में। तो कोई भी योजना या कोई भी बीमा आए और वहां लग जाए YSR तो आपको समझ लेना है क्यों आंध्र प्रदेश है। कहां की बात चल रही है? तो आंध्र प्रदेश की बात चल रही है। तो आंध्र प्रदेश के हमारे सीएम जगनमोहन रेड्डी ने ये YSR बीमा योजना लॉन्च किया है, खासकर दिव्यांग और गरीबों के लिए ये लॉन्च किया गया है। वह श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है या बीमार पड़ जाते हैं, तो इस योजना के तहत अगर बीमा करवाए रहते हैं तो उनको आर्थिक लाभ दिया जाएगा। देखिए हाल ही में आपको विधानसभा यानी आंध्र प्रदेश के विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाई जाएगी। आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानी बनाई जाएगी? तो 3 राजधानी। 3 राजधानी में आपको एक है विशाखापट्टनम, उसके अलावा है अमरावती जो अभी राजधानी है अमरावती, और एक है कर्नूल। यानी इसकी 3 राजधानी बनाने की बात कही गई है। और आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये देश का पहला राज्य है। यानी देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था 1953 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि प्रोग्राम योजना की शुरुआत किया है? तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है, इसके तहत जैविक कृषि को
बढ़ावा देने के लिए किसानों को 2 लाख के स्थान पर 3 लाख ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने नाबार्ड के साथ मिलकर, नाबार्ड जो बैंक है कृषि बैंक, उसके साथ मिलकर किसानों को पहले वो 2 लाख रुपया देता था जिस पर ब्याज भी लगता था, लेकिन इस बार कहा कि हम 3 लाख रुपया तक आपको देंगे, बिल्कुल बिना ब्याज के ऋण देगा। क्या करने के लिए भाई? तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। और जैविक कृषि को पूरी तरह से अपनाने वाला राज्य है पहला सिक्किम। तो ये कौन शुरू किया है? उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड के सीएम जो है आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ के क्या है? गवर्नर है। इन्हीं के द्वारा देहरादून में, यानी उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में इसे लॉन्च किया गया है, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। इसका लक्ष्य है जैविक कृषि को बढ़ावा देना और किसानों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराना बिना ब्याज के। अभी हाल ही में याद रखेंगे उत्तराखंड सरकार ने सौर रोजगार योजना की शुरुआत किया था। यानी सौर रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था उत्तराखंड के राजधानी देहरादून से ही। और यहां पर याद रखेंगे पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत किया गया है। ये पहली बार ऐसा किया जाएगा कि चीड़ के पत्ते जो होते हैं, सूखे हुए पत्ते से बिजली बनाया जाएगा। तो पिरूल बिजली परियोजना की शुरुआत किया गया है उत्तराखंड में। कहां की शुरुआत किया गया है? उत्तराखंड में शुरुआत किया गया। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में विश्व का सबसे लंबे सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया रोहतांग दर्रा में। और याद रखेंगे नई शिक्षा नीति जो है, जो नई शिक्षा नीति है, तो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है आपको हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश जो है वो देश का पहला राज्य होगा जहां पे आपको नई शिक्षा नीति लागू किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यानी वर्ष 2000 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष यानी पहले स्थान पर रहा? यानी घरेलू सैलानी कहने का मतलब घरेलू लोग जो एक शहर से दूसरे शहर में घूमने जाते हैं, वैसे लोगों को ज्यादा आकर्षित करने वाला कौन सा राज्य है? ये 2019 से 2020 तक का है, ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर है आपको उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा घरेलू सैलानियों को क्या किया है? आकर्षित किया है। दूसरे स्थान पर है आपको तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है आपको तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। लेकिन विदेशी सैलानियों को अगर पूछ दे, विदेशी तो घरेलू है, विदेशी सैलानियों को पूछ दे तो उसमें तो पहले स्थान पर है आपको तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन है विदेशी सैलानियों में? महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर पुनः उत्तर प्रदेश यानी यूपी है। और सबसे कम विदेशी सैलानी के नंबर पे कौन है? गोवा। यानी गोवा में सबसे कम सैलानी आए हैं 2019-20 में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि विजय लक्ष्मी रमन का निधन हो गया, वह किस विभाग की पहली महिला अधिकारी थी? देखिए विजय लक्ष्मी रमन जो है एक डॉक्टर है, एमबीबीएस की हुई एक डॉक्टर थी, जो 1955 ईस्वी में भारतीय वायुसेना में शामिल होकर एक अधिकारी के रूप में वो चिकित्सा के लिए शामिल हुई थी। एक डॉक्टर है, इलाज के लिए ये शामिल हुई थी किसमें? वायुसेना में। यानी वायुसेना क्या थी? एक अधिकारी थी। यानी वायुसेना क्या थी? एक अधिकारी थी। और वायुसेना की स्थापना हुई 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को। और हाल ही में 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स डे के रूप में मनाए हैं। वायुसेना से कुछ और प्रश्न है जिसको याद रखेंगे। हाल ही में शिवांगी सिंह, यह भी एयरफोर्स की लेफ्टिनेंट है, जिन्होंने राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है शिवांगी सिंह। और भी याद रखेंगे शुभांगी स्वरूप, नाम याद रखेंगे, शुभांगी स्वरूप नाम है, ये नौसेना की पहली महिला पायलट है। शुभांगी स्वरूप क्या है? नौसेना की पहली महिला पायलट है। या अवनी चतुर्वेदी जो है वो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला है अवनी चतुर्वेदी। और हिना जायसवाल,
नाम सुने होंगे हिना जायसवाल। तो हिना जायसवाल जो है ये वायुसेना की पहली महिला इंजीनियर है। तो हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला इंजीनियर है। तो ये 5-6 पॉइंट है जिसको आपको नोट करके याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने प्रोटेक्ट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बिगिनिंग ऑफ रिंगिसाइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो एक अर्थशास्त्री है जिनका नाम है नंद किशोर सिंह। क्या नाम है? नंद किशोर सिंह है। उन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है और उसी का विमोचन हाल ही में किया गया। देखिए रघुराम राजन जो है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूर्व गवर्नर है। यानी ये पूर्व गवर्नर है। ये भी क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। ये भी एक अर्थशास्त्री हैं। और हमारे मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये भी क्या थे? अर्थशास्त्री थे। और इन्हीं के दौर में 1990 में उदारीकरण निजीकरण की जो शुरुआत हुई थी इन्हीं के समय हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में नानी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया। वह किस राज्य के प्रथम गृह मंत्री थे? तो प्रथम गृह मंत्री थे ये। इनको कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। यानी कोरोना के कारण इनका भी निधन हो गया। ये आपको तेलंगाना के प्रथम आपको गृह मंत्री थे। यानी तेलंगाना की स्थापना बनती है 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? तेलंगाना राज्य कब बनता है? 2 जून 2014 को। यानी आंध्र प्रदेश से अलग एक तेलंगाना राज्य बनता है। और इसका प्रथम जो गृह मंत्री थे वो नरसिम्हा रेड्डी थे। ये 2014 से लेकर 2018 तक क्या थे? गृह मंत्री थे। वर्तमान में तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव है यहाँ के वर्तमान सीएम। याद रखेंगे और पॉइंट कि कोविड-19 के कारण अभी हाल ही में बहुत से नेताओं की मृत्यु हुई। जैसे कर्नाटक के एक मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगडी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। और ये केंद्रीय मंत्री में पहला मंत्री थे सुरेश अंगडी जिनकी मृत्यु हो गई। वो कर्नाटक राज्य के रहने वाले थे। नागालैंड के एक मंत्री थे सीएम यांग। क्या नाम था? सीएम यांग, जिनको हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। अभी हाल ही में आपको बिहार के मंत्री थे विनोद कुमार सिंह, जिनकी हाल ही में कोरोना के कारण क्या हो गया? निधन हो गया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल विद्युत पोर्टल लॉन्च किया गया? ये जो मोबाइल विद्युत पोर्टल देख रहे हैं इसके थ्रू कोई भी व्यक्ति बिजली संबंधी सारी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। यानी बिजली संबंधी बिजली कनेक्शन लेना है, बिजली भुगतान करना है और यहाँ शिकायत भी कर सकता है। यह राज्य कौन से राज्य सरकार लॉन्च किया है? तो उड़ीसा सरकार ने इसे लॉन्च किया है। यानी इस पोर्टल के द्वारा आप कोई भी जानकारी बिजली संबंधित ले सकते हैं। और यहाँ के सीएम जो है आपके नवीन पटनायक। क्या है? नवीन पटनायक हैं। यहाँ हाल ही में आपको सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत हुआ था। यानी सुजल फ्रॉम टैप मिशन, यानी आपको सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन की शुरुआत हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। यानी हर घर तक जल पहुंचाने का इसका भी लक्ष्य है मार्च 2022 तक। और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर हाल ही में रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया था। किसी रेडियो पाठशाला की भी शुरुआत किया गया था। और पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में आपको जो संसद में कृषि बिल आया था उसको प्रभावी या निष्प्रभावी बनाने के लिए हाल ही में अपने विधानसभा से एक विधेयक पास करवाया था। कौन? पंजाब सरकार। जबकि छत्तीसगढ़ ने कृषि बिल के खिलाफ पहली बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया था। यानी सुप्रीम कोर्ट में क्या लगाया? याचिका लगाया। और हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जो नई शिक्षा नीति को लागू किया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में फसल अवशेष को जलाए जाने से रोकने के लिए व्यक्ति निगरानी समिति का गठन किया है? यानी सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके द्वारा
फसल अवशेष खासकर पुआल जो होता है सर्दी के दिन में जलाने के कारण हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जलाने से दिल्ली के क्षेत्रों में ज्यादा आपको प्रदूषण बढ़ जाता है। उसी को रोकने के लिए शरद अरविंद बोबडे जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्हीं के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के अध्यक्ष है मदन बी लोकुर। कौन है? मदन बी लोकुर है, जो जाकर लोगों को समझाएंगे और 15 दिन में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और दिल्ली में प्रदूषण की परेशानी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पर कई तरह की अभियान चलाई जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा, जैसे आपको पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, दिल्ली ग्रीन ऐप, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ जैसे अभियानों का संचालन किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है आपको दिल्ली सरकार के द्वारा। यानी दिल्ली के सीएम आपके अरविंद केजरीवाल और वहां के उप राज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा। जबकि एचएल दत्तुल जो ऑप्शन में दिया हुआ है, एचएल दत्तुल जो है मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो है, जो नई शिक्षा नीति लाई गई है 2020 में, उस कमिटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। यानी नई शिक्षा नीति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था जिसके बारे में हमने चर्चा किया। ये मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, किंतु ये दशहरा पूजा के कारण अब इसे एक वीडियो बना हुआ था, इसलिए आपको अपलोड कर दिया गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ 29 अक्टूबर से। तो थैंक यू, धन्यवाद।